हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी। बेसिकली बुक में ना इसकी थोड़ी सी कंफ्यूजन है। बुक्स में इन दोनों लायबिलिटीज़ को इस बुक में ना मिक्स किया हुआ है, तो मैं आपको डिफ्रेंशिएट करके ना कुछ मैं अपने नोट्स बनाए हुए इसमें ऐड करूँगी और दोनों का एक एक केस कर लेंगे ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले जो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी हम पढ़ते हैं, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी कहाँ पे वो हुआ था, ये क्या हुआ था इस केस में, रेलैंड वर्सेस फ्लेचर्स केस में। ठीक है, यहाँ पे propound हुआ था। इस केस को हम बुक से पढ़ लेते हैं। ये केस था ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। द लीडिंग केस इज दैट ऑफ Ryland versus Fletcher. Thomas Fletcher was mining coal from Red House Collieries। ठीक है, उसकी को कुछ थी, कोल माइंस थी पास में, उसका वो था, उसको हम उसका गोडाउन बोल सकते हैं, है ना। मतलब नीचे से माइंस जाती थी, वहाँ पे उसका मेन गोडाउन था। दिस कोल माइन वाज ऑन लीज फ्रॉम अर्ल ऑफ वेल्टन। ठीक है, ये इसने किसी थर्ड पर्सन से लीज पे ली हुई थी। अलॉन्ग विद इट सम लैंड वाज आल्सो ऑन लीज फ्रॉम टू अनदर पर्सन। ठीक है, एट द साउथ साइड ऑफ माइन देर वाज अ मिल एंड एन ओल्ड वाटर रिजर्वायर। ठीक है, उसकी राइट साइड में एक मिल थी, यहाँ पे ओल्ड वाटर रिजर्वायर था। In the case, in the year 1860, John Rayland and Joe Hewlett, who were the owner of the mill, जो उस मिल के रिजर्वायर की जो मिल थी उसके ओनर थे, कंस्ट्रक्टेड अ न्यू वाटर रिजर्वायर whose water flows through the mine of Fletchers towards the mill of Raylands। ठीक है, उन्होंने कुछ माइन वाइन सी वहाँ पे उस पे ना न्यू माइन के पास से कुछ, उसके ऊपर से कुछ रिजर्वेयर न्यू बनाई। फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर रिजर्वायर रेलैंड एम्प्लॉयड अ कॉम्पिटेंट इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। मतलब किसी थर्ड पर्सन से, कॉन्ट्रैक्टर से वो रिजर्वायर बनाई। हुज वर्कमैन वाइल एक्सावेटिंग द सॉइल, जब वहाँ से वो मिट्टी निकाल रहे थे, डिस्कस साफ्ट डिसयूज साफ्ट एंड पासेस कम्युनिकेटिंग। मतलब उनको पता चल गया था कि कुछ साफ्ट वगैरह हुए हैं और वहाँ से पानी जा सकता है ना। ओल्ड वर्किंग एंड माइन इन एडजॉइनिंग लैंड, उस लाइन, उस जहाँ से उनका पानी वगैरह लीकेज होना था, जो भी है वो एडजॉइनिंग किसके साथ था, जहाँ से माइन भी हुई थी। द साफ्ट एंड पासेस हैड बीन filled with loose earth rubbish. The contractor did not take the trouble to pack the shaft and passes with the earth so as to bear the pressure of water in the reservoir. Even it was partially filled with water, the vertical shaft gave way and burst downwards. The consequences was that the water flooded the old passes and also the plaintiff's mine। ठीक है, सो दैट द माइन कुड नॉट बी वर्कड, मतलब माइंस में चला गया, माइन से जाके वो उसके मेन उसके माइन हाउस में चला गया। ठीक है, पानी। देर फॉर फ्लेचर शूड फॉर द डैमेज, फ्लेचर ने रेलैंड पे केस किया। बाई मेकिंग रिस्पॉन्सिबल द डिफेंडेंट for the damage, the House of Lords propounded this important principle of law of tort, that if the person brings or accumulates on his land anything which, if it should escape, may cause damage to his neighbor, he does so at his peril. If it does escape and cause damage, he is responsible, however careful he may have in whatever precaution he may have, no prevent the damage। क्योंकि उसने डैमेज से प्रिवेंट नहीं किया। इन दिस वे द एसेंस ऑफ प्रोपाउंडर प्रिंसिपल इन दिस केस दैट नो पर्सन कैन सेड इट इन डिफेंड दैट ही डिड नॉट डू द
कंप्लेंट वर्क इंटेंशनली, मतलब इंटेंशनली उसे इसमें परफॉर्म किया गया कि उसने इंटेंशनली वो काम नहीं किया। बट इसमें बोला है कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है तो उसकी है। तो उसने उसका जो भी उसने डिफेंस दिया, उसने डिफेंस ये भी दिया था कि ये मैंने तो किया ही नहीं है। पहले तो उसने डिफेंस दिया कि मुझे पता ही नहीं था, और सेकंड डिफेंस दिया था इस केस में उसने कि ये थर्ड कॉन्ट्रैक्टर ने किया है तो मैं इसलिए रिस्पॉन्सिबल नहीं। तो कोर्ट ने बोला कि नहीं, आपकी लाइबिलिटी बनती है। तो इसमें उन्होंने उसकी ना डिफेंडेंट की स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी वो करके तो उनको कंपनसेट वगैरह कुछ करवाया था। तो ये तो थी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में हमें सारी एक्सेप्शंस नहीं मिलती, सारे डिफेंस नहीं मिलते। इसके मैंने कुछ डिफेंसेस नोट किए हुए हैं जो मिलते हैं। एक्सेप्शंस क्या क्या मिलती हैं? कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ, अगर उसने वो काम कंसेंट लेके किया है प्लेंटिफ से, तो ये डिफेंस है उसका, डिफेंडेंट का। अगर वो जो डैमेज हुआ है, सेकंड डिफेंस है प्लेंटिव्स ऑन डिफॉल्ट, अगर प्लेंटिव की गलती से ही हुआ है तो उसका डिफेंस है डिफेंडेंट का ये। और एक्ट ऑफ गॉड, जैसे एक निकोन का केस था जिसमें उन्होंने काम वगैरह किया था, उसके बाद बहुत अननेचुरल बारिश हुई थी जिसकी वजह से वो ख़राब हो गया था, कुछ ऐसा था वो केस। तो एक्ट ऑफ गॉड में उसको एक्सेप्शन मिल गई थी वो डिफेंडेंट को, तो वहाँ पे लाइबिलिटी राइज नहीं हुई थी। मीन्स एक्ट ऑफ गॉड क्या होता है? भूकंप आ गया है ना, अनयूजुअल, जैसे बहुत ज़्यादा रेन हुई तो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है ना, कुछ काम उसको लीगली करना पड़ा, ये हो गया। एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी, अगर किसी के थर्ड पार्टी ने एक्ट कर दिया, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर को हम थर्ड पार्टी नहीं मानेंगे। जो हमने लास्ट केस में डिस्कस किया वो उसने खुद करवाया था। एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी होता है कि बाहर किसी बंदे से, उसको नहीं पता, किसी ने अपने आप से कुछ ऐसा कर दिया, ठीक है, वो हो गया, उसके काम से हो गया, ठीक है। ये इसकी एक्सेप्शंस हैं, ये सारी जैसे मेन 8-9 एक्सेप्शंस हैं वो सारी नहीं मिलेंगी। जैसे इनएविटेबल एक्सीडेंट है ना, कुछ की रोका ही नहीं गया, पर्सनल डिफेंस वगैरह वो इसमें नहीं मिलेंगे। ये सारे सिर्फ 5 ही डिफेंस मिलेंगे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में। और स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में इसेंशियल क्या क्या है? इसेंशियल हैं डेंजरस थिंग्स, है ना, कुछ डेंजरस है जैसे पटाखे वगैरह है, उसने वो जलाए क्योंकि डेंजरस है ना, क्योंकि उनसे उनका ब्लास्ट हो जाता है, उसने किया। और जैसे आतिशबाजी, वो किसी के जाके ऊपर गिर गई है ना, वो तो ये थोड़ी कहेगा कि मैंने नहीं गिरी थी, है ना, किसी का भी, मतलब वो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी बनती है। इसकेप, जैसे कुछ डेंजरस ट्री वगैरह जहाँ कुछ भी जैसे होते नहीं पॉइजन वाले, कोई पेड़ वगैरह उगा लेता है, उसकी टानी वगैरह इस्केप हो जाती है, उसके घर से बाहर चली जाती है। अगर वो बाहर से कोई जानवर जहाँ कोई वो खा लेता है, उसकी डेथ वगैरह हो जाती है, तो उसमें भी ये स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी लगेगी क्योंकि वो बाहर गई। हाँ, अगर उसके घर में ही है, उसके घर में एंटर करके कोई ऐसा कुछ करता है जिसकी वजह से उसका नुकसान होता है, तब स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी नहीं लगेगी, ठीक है। नॉन नेचुरल यूज़ ऑफ लैंड, मतलब नॉन नेचुरल ऑफ यूज़ ऑफ लैंड, जैसे एक मैंने एग्जांपल उसकी पढ़ी थी कि कोई पेड़ उगा लिया, उसकी टानी मतलब नेचुरल थी, वो कोई ख़राब नहीं था, लेकिन उसकी टूट गई टानी, वो तो नॉर्मल था, नॉन नेचुरल तो नहीं था, तो किसी के ऊपर गिर गई, उसका नुकसान हो गया, तो वो लाइबल नहीं होगा, वो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी नहीं होगी। ये 3 इसके एसेंशियल हैं, ये 5 चीज़ की एक्सेप्शन हैं। ये तो है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। हम पढ़ते हैं एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। ये कब हुई थी? ये किस केस में हुई थी? ये केस में हुई थी द रूल इन MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987 में, ठीक है। इसमें चलो मैं बुक में, इसमें नोटबुक में कुछ लिखा है, इसी से में पढ़ लेते हैं। द सुप्रीम कोर्ट वाज डीलिंग विद द क्लेम अराइजिंग फ्रॉम द लीकेज ऑफ ओलियम गैस फ्रॉम वन ऑफ द यूनिट ऑफ श्री राम फूड्स एंड फर्टिलाइजर
इंडस्ट्रीज़, ठीक है। कुछ ओलियम केस वगैरह हुई थी, ये दिल्ली में थी कंपनी, ठीक है, वो लीकेज वगैरह हुई थी इन द सिटी ऑफ दिल्ली बिलोंगिंग टू दिल्ली क्लॉथ मिल्स लिमिटेड, जो दिल्ली क्लॉथ मिल लिमिटेड के साथ बिलोंग्स करती थी, ठीक है। द कोर्ट हैड इन माइंड दैट विद इन अ period of 1 year this was a second case of large scale leakage of Delhi gas in India, as a year earlier due to the leakage of MIC gas from the Union Carbide plant in the Bhopal। मतलब इसका केस में ये हेल्ड किया गया कि अब भी लीकेज हुई है, कि ऐसी लीकेज पहले भी भोपाल में हो चुकी है। ऐसे यहाँ पे मोर देन 3000 पर्सन है डाइड एंड लैक्स ऑफ अदर वर सब्जेक्टेड टू सीरियस डिजीज ऑफ द वेरियस काइंड, ठीक है। जिन और बाकी कुछ लाखों पर्सन ऐसे थे जिनको मतलब क्रिटिकल बीमारी वगैरह हो गई थी। द सुप्रीम कोर्ट टुक a bolder decision holding that it was not bound to follow the 19th century rule of English law, कि हम इंग्लिश लॉ को मतलब स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में क्या था, कुछ एक्सेप्शन दी गई थी, हम उसको फॉलो नहीं करेंगे। इट कुड इवॉल्व अ रूल सूटेबल टू द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन प्रीवेलिंग इन इंडिया एट द प्रेजेंट डे, ठीक है। जो इंडिया की करंट है उसमें प्रिवेल करेंगी, ऐसा कुछ रूल बनाएंगे। इट इवॉल्व द रूल ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी एज पार्ट ऑफ इंडिया law in preferences to the rule of strict liability laid down in Raylord versus Fletcher के strict liability तो उस केस में ले डाउन की कहाँ, रेलॉर्ड वर्सेस फ्लेचर में। It expressly declared that the new rule was not subject to any of the exception। बट देखो इन्होंने स्पेशल लिखा है ना, न्यू रूल was not subject to any of the exception under the rule in Raylord versus Fletcher। no exception in absolute liability। दोनों में सिर्फ यही डिफरेंस है, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में कुछ एक्सेप्शंस मिलती हैं और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में कोई एक्सेप्शन नहीं मिलती, ना एक्ट ऑफ गॉड की ना उसकी परमिशन की, मीन्स इसमें कुछ भी रिस्पॉन्स एक्सेप्शन नहीं मिलेगी। इसमें कोर्ट ने क्या हेल्ड किया, द कोर्ट गेव 2 रीजन जस्टिफाई द रूल। फर्स्टली द इंटरप्राइज कैरिंग इन सच हजार्ड एंड इनहेरिटेंटली डेंजरस एक्टिविटीज फॉर private profit has a social obligation to compensate those suffering therefrom and it should absorb such loss as an item of overheads, ठीक है। मतलब अगर कोई कंपनी, और ये है कि इस एक बात और ध्यान है, दोनों में एक तो डिफरेंस है, उसमें एक्सेप्शन हैं, इसमें एक्सेप्शन नहीं है। दूसरा है जो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है वो इंटरप्राइज पे लगती है और पर्सनल इंडिविजुअल भी लगती है। जो एब्सोल्यूट लाइबिलिटी है वो सिर्फ इंटरप्राइजेस पे लगते हैं, किसी बिजनेस पर्सनली इंडिविजुअल किसी पर्सन के ऊपर नहीं है। इसमें यही हेल्ड किया है, कोई अपना प्रॉफिट कमा रहा है तो वो इतना रिस्क तो उठाएगा ही, वो किसी हाँ मतलब अगर उसके बिजनेस की वजह से चाहे किसी भी कारण से कोई नुकसान होता है तो वो उसके लिए लायबल होगा। सेकेंडली द इंटरप्राइजेस अलोन हैज़ द रिसोर्सेज टू डिस्कवर एंड गार्ड अगेंस्ट सच हजार्ड्स एंड डेंजरस। वही एक इंटरप्राइजेज है जो इस चीज़ को सॉल्व कर सकता है, डिस्कवर कर सकता है, ठीक है। मतलब एक गार्ड है, डिस्कवर एंड गार्ड अगेंस्ट सच हजार्ड्स एंड डेंजरस। ओके स्टूडेंट, होप सो आपको मेरी राइटिंग समझ आई हो। तो ये था आज का टॉपिक। थैंक यू, बाय बाय।